अनुस्वार मंच से आज आपके सामने फिर उपस्थित हैं डॉक्टर संजीव कुमार, और आज हमारी महत्वपूर्ण बहुमूल्य अतिथि हैं रेखा पांडे जी। रेखा जी कुमाऊं विश्वविद्यालय से संबद्ध रही हैं और कई विषयों पर शोध किया है, और साथ ही उनकी 2 किताबें भी निकली हैं। आज हम उनको अनुस्वार मंच पर पड़ताल करेंगे, उनसे उनके साहित्यिक यात्रा की। नमस्कार दीदी, स्वागत है अनुस्वार मंच पर। नमस्कार। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे मंच की ओर से कि आपने इतने कम समय में स्वीकृति दे दी और तुरंत हम आपस में चर्चा करने के लिए जुड़ भी गए। जय हो। जय हो। तो शुरू करते हैं आपकी साहित्यिक यात्रा पर चर्चा। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको साहित्यिक गतिविधियां शुरू करने के लिए कैसे प्रेरणा मिली, कब प्रारंभ किया? जब मैं एमए में थी उस समय मेरे अंदर ये लगा कि मैं कुछ नए विषय को लेके शोध करूं, तो इसलिए बिल्कुल नया विषय था ये स्मारक साहित्य। उससे पहले ये कुमाऊं विश्वविद्यालय में या कहीं और भी विश्वविद्यालयों में इस नाम से कोई भी विधा चर्चित नहीं थी, चर्चा में नहीं थी। तो लिहाजा मैंने ये सोचा कि जब मैं एमए कर लूंगी तो उसके बाद मैं फिर इस विषय पे ही शोध अपना प्रस्तुत करूंगी। हालांकि मुझे ये एकदम से नया विषय था, तो नया विषय होने के कारण मुझे काफी समय लगा इस शोध को पूरा करने में, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया और कई जगह मैंने उन दिनों तो ये नेट आदि की सुविधा नहीं होती थी। 1975 की बात मैं आपको बात बता रही हूँ। तो हम लोग खुद ही जाते थे और लाइब्रेरी कंसल्ट करते थे। तो मैंने वहाँ बीएचयू की नागरिक प्रचारणी सभा में भी मैं रही काफी दिन, 1-2 हफ्ता वहां रही, और बीएचयू यूनिवर्सिटी में भी मैंने वहाँ की लाइब्रेरी को खगाला और वहाँ भी कई ग्रंथ मिले मुझे। विशेष रूप से मुझे जो चांद है, हंस है, उनकी पुरानी प्रतियां जो हैं वो मुझे नागरिक प्रचारणी सभा से ही उपलब्ध हो पाई। तो वहीं मैंने बैठ के डायरी है और जीवनी है और रेखा चित्र है, संस्मरण है, इन पर मैंने अध्ययन किया और वहां से काफी मुझे सामग्री मिली और मैंने उसमें उसका उपयोग अपने शोध प्रबंध में भी किया। उसके बाद मैं आई, फिर मैंने और लाइब्रेरी में कंसल्ट किया जाके। नैनीताल की लाइब्रेरी भी काफी इसमें समृद्ध है, तो वहाँ की लाइब्रेरी में, पब्लिक लाइब्रेरी है वहाँ की, तो वहाँ की पब्लिक लाइब्रेरी में भी मैंने संपर्क किया और वहाँ से भी मैंने कई सामग्रियां एकत्र की, और जो सामग्री एकत्र नहीं हो पाई वो फिर मैंने प्रकाशक के यहाँ से ही मंगवाई और अपने वो खरीदी मैंने और उनका अध्ययन किया और उसके बाद फिर मैंने अपना शोध प्रबंध पूरा किया। जी, तो पहली जो प्रकाशन आपकी कविता थी या कहानी थी या संस्मरण था, कौन सी विधा में आपका पहला प्रकाशन हुआ? नहीं, मेरा तो शोध जो प्रबंध लिखा मैंने वही प्रकाशित किया। उसके बाद फिर मैंने ये महाविद्यालयों में भी जाए ये चीजें, क्योंकि इसके संबंध में कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी। पाठ्यक्रम में ये लगा जरूर, लेकिन इस संबंध में कोई भी पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को उपलब्ध नहीं थी। तो मैंने ये सोचा कि इस संबंध में एक कुछ प्रयास किया जाए, तो इसको मैंने अलीगढ़ ग्रंथालय से जो प्रकाशन है वहां से मैंने इसको प्रकाशित किया और उसकी प्रतियां फिर मैंने सारे महाविद्यालयों को उपलब्ध कराई। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। लेखक अगर ये करने लग जाएं तो अभी हिंदी की डिमांड इतनी बढ़ जाए जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन यहाँ लेखक भागता। जी, आपने बहुत सुंदर कार्य किया, साधुवाद। धन्यवाद। आप अपनी शोध पत्र के अलावा, शोध कर्म के अलावा जो लिखा उसके बारे में थोड़ा सा उल्लेख कीजिए। कुछ आलेख मैंने लिखे और उसके बाद मुझे ये अल्मोड़ा आकाशवाणी से भी आते रहते थे, वहां से आमंत्रण आते थे, तो वहां भी वो छोटे मोटे मुझे आलेख देते थे कि इस विषय पर आप चर्चा कीजिए, इस विषय पर आप वार्ता प्रस्तुत कीजिए रेडियो पे।
तो वहां भी मैं यदा कदा वहां जाती रहती थी, अल्मोड़ा जाकर, और रेडियो वार्ता वहां मैंने अपनी प्रस्तुत की। तो अध्यापन के समय जब आप प्रोफेसर थी, तो जी हाँ। उस समय के आपके दैनंदिनी में साहित्य को कितना समय देना पड़ जाता था? असल में हमारा जो मेरी सर्विस थी वो गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट में बहुत सारे काम होते हैं। इसके अलावा भी दूसरे काम भी हमें करने पड़ते हैं। यूनिवर्सिटी की नौकरी में तो फर्क होता है, लेकिन यहाँ छुटपुट जो दूसरे अध्ययन और अध्यापन के अतिरिक्त जो दूसरे कार्य होते हैं, उसमें ही जो टीचर है वो आधा आधा लगा रहता है। तो कभी 10 दिन का कैंप कहीं ले जाना है, कभी एनएसएस का है, कभी एनसीसी का है, या और इसके अलावा दूसरे कार्यों में भी जी। हम लोग संलग्न रहते थे। तो मैं अगर स्पष्ट कहूं तो मुझे उतना समय नहीं मिल पाया हाँ। लेखन। अवकाश ग्रहण के बाद आपने क्या अपनी रुचि फॉलो की, या क्या आपने साहित्य कर्म में समय साहित्य कैसे तो गुजारा मैं, गया? हाँ नहीं, उपन्यास वगैरह मैं पढ़ती रहती हूँ, और उसके इसके अतिरिक्त अभी इधर इधर कुछ लेखन कार्य की ओर मैं प्रवृत्त हुई हूँ। लिखिए और लिखिए, आप में इतनी प्रतिभा है, आप अच्छा सा लिखेंगे तो लोगों को ज्ञान में वर्धन होगा, आपके अनुभवों का हाँ, फायदा मिलेगा। अब प्रयास तो यही रहेगा, अब बाकी तो पाठकों पर निर्भर करता है कि वो आप कितना इसको स्वीकार करते हैं। देखिए, गीता में कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु बिल्कुल कदाचन। बिल्कुल। तो जी हाँ। हम लोगों को लिखते रहना चाहिए। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखी थी, तो उस जी समय हाँ। पोजीशन ये थी कि लोग उनको मारने दौड़ रहे थे। और बिल्कुल। आज वही रामचरितमानस जो है ना, वो घर घर में वो पूजी घर घर में जाती है। पढ़ी जाती है। पढ़ी नहीं, पूजी जाती है। पूजी जाती है। सही बात है, तो पूजी भी ना जाती जाने है इसी। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। तो आजकल किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, किसी एक विशेष साहित्य पे नहीं, काम कर रही हैं? वो वही क्या किया, रविंद्रनाथ टैगोर पे एक किताब निकल रही, उनके उपन्यासों पे, खासतौर पे उनका एक समीक्षा मैंने लिखी बहुत हुई है, सुंदर, उनके बहुत सारे सुंदर उपन्यास जो। लिखा है। जी हाँ। रविन्द्रनाथ की कविताओं पर तो बातचीत हुई है, लेकिन कहानियों पर बहुत लिमिटेड बातचीत हुई है। कहानी उपन्यासों में स्पेशली विशेषकर मेरा उपन्यासों पर ही है इसमें। जी जी जी। क्योंकि उनके उपन्यास भी वैसे देखा जाए तो बंगला में तो उनका हुआ ही है काफी, लेकिन जी, हिंदी जगत में उतना उनका प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। नहीं हुआ, नहीं तो हुआ। उस दृष्टि से मैंने थोड़ा सा समीक्षा करने की कोशिश की है। अब देखिए ये समीक्षा में कितनी सफलता मिलती जी है नहीं, मुझे। करिए और भेजिए मुझे अच्छा, सब। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो अभी प्रेस में। हमारे पास दीदी दो पटल हैं। पहला तो जी एक हाँ। अनुस्वार का पटल है, जिसमें जी कोई हाँ। लेख, कविताएं या आलेख या कहानी जो भी जी आप जी जी। उचित समझती हैं तो आप मुझे मुझको उसका वो दे दीजिएगा, एड्रेस दे दीजिएगा, तो मैं मैं भेज उसमें देता हूँ। भेजती रहूंगी। ठीक है। और उसके बाद अगर किताब के आकार में लिखती हैं तो हाँ अपना हाँ। इंटरनेट बुक से निकलेगा। तो ठीक है। आपको प्रकाशन की चिंता छोड़ दीजिए, अब हाँ लिखने में हाँ, अच्छा बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल आप देख रही होंगी कि बहुत कुछ लिखा जा रहा है सोशल मीडिया के सामने आ जाने से या प्रचलित हो जाने से। अब लेखकों को लिखने की और उसको प्रस्तुत करने की आजादी हो गई है। हाँ हाँ। आप क्या समझती हैं कि ये जो लेखन कार्य हो रहा है, इसमें वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण है, या खाली लोग लिखे ही जा रहे हैं? नहीं, महत्वपूर्ण तो है, उसमें थोड़ा सा बहुत ये लगता है कि जो व्यक्ति है वो अपनी अतिवादी सोच से भी लेखन को थोड़ा सा आघात तो पहुंचा ही है। आघात किसी में। भी दृष्टिकोण में देखे, विचारधारा यदि अतिवादी हो जाती है, कोई भी विचारधारा, तो उससे क्या होता है, लेखन में उसका प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल पढ़ता हूँ। और उससे गलत धारणा भी, एक गलत विचारधारा भी समाज में प्रसारित होती है। तो ये अतिवाद से हमें हमेशा बचना पड़ेगा, खास तौर से साहित्यकार को, कि मैं किसी चीज को एक विशेष चश्मे से न देखूं। साहित्यकार का नजरिया होना चाहिए कि वो किसी बात को किसी विशेष चश्मे से अगर वो देखेगा, तो उसका जो लेखन है वो पक्षपातपूर्ण होगा निश्चित रूप से। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, तो बिल्कुल सही। निरपेक्ष होकर चीजों की छानबीन करनी पड़ेगी साहित्यकार को, और तटस्थ होकर चीजों का मूल्यांकन करना पड़ेगा, बिल्कुल तभी पढ़ता हूँ। उसकी जो समीक्षा है या उसका आलेख है या उसका लेख, जो कुछ भी वो सामग्री समाज को देता है, तो वो सामग्री समाज के लिए मैं समझती हूँ कि उपयोगी होगी। ठीक बात है।
लेकिन आप ये देखिए इस समय ये तो कह सकते हैं कि लेखक किसी न किसी प्रकार से प्रकाशित हो हाँ लेता है, चाहे वो जी हाँ बिल्कुल मैगजीन में, चाहे वो किताबों में, जी चाहे हाँ वो सोशल मीडिया पर। लेकिन पाठकों का जुड़ाव हिंदी पुस्तकों से क्यों नहीं हो रहा? कम हो ये कम हो रहा है। ये जरा विचारणीय प्रश्न है। वास्तव में हिंदी के पाठक जो है वैसे भी कहे कि पठन पाठन की ओर को आज के जो युवा वर्ग है खास तौर पे हम जैसे जो बुजुर्ग हैं वो तो तब भी पढ़ लेते हैं, पढ़ने लिखने में शौक रखते हैं, लेकिन जो युवा वर्ग है वो इस ओर थोड़ा सा उसका रुझान कम हो गया है। तो ये तो चिंता का विषय है ही। और साहित्यकार की ये कोशिश रहनी चाहिए कि युवा वर्ग भी पठन पाठन की ओर उनका रुझान हो, इस ओर हमें प्रयास करना पड़ेगा। जी, वर्तमान में मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई जा रही है, जी जी काफी कार्यक्रम हो रहे हैं। जी हाँ। आपका प्रेमचंद के बारे में क्या कहना? प्रेमचंद जैसा तो महान कथाकार उपन्यासकार मैं समझती हूँ कि मुश्किल से ही मिलेगा। और असली नोबेल प्राइज के हकदार प्रेमचंद ही हैं वैसे देखा जाए तो समाज के किसी भी तबके को उन्होंने नहीं छोड़ा अपने लेखन में। और विडंबना यह है कि अगर उन्होंने उनकी कहानियां, चाहे कोई भी कहानी ले लें आप, उसकी ईदगाह को ले ले, बाल मनोविज्ञान उन्होंने इतनी खूबसूरती से उसमें वर्णन हुआ है। चाहे कफन ले लें तो कफन में उन्होंने शराबियों की जो मानसिकता है या निम्न मध्य वर्ग की जो मानसिकता है उसको उन्होंने अभिव्यक्त किया है। तो यदि प्रेमचंद की कहानियां अंग्रेजी में अनुदित होती तो संभवतः उन्हें, मुझे लगता है कि नोबेल प्राइज मिल ही जाता। लेकिन दुख की बात है कि ऐसा नहीं हो सका। हाँ, सही कह रहे हैं आप। और उनका कहानी का फलक जो है वो बहुत विशाल है। कोई भी क्षेत्र उन्होंने नहीं छोड़ा है, निम्न वर्ग से लेकर मध्य वर्ग से की मानसिकता, हाँ, निम्न वर्ग की बच्चों से मानसिकता, लेकर के पशुओं तक, पशुओं से लेकर बच्चों से लेके पशुओं तक। जी हाँ बिल्कुल, उनका कहानी का कथा का जो फलक है वो बहुत विशाल है। विधा के नाम पर माना जाना चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल माना जाना चाहिए। तो व्यंग्यकार तो एक तरह से मेरे शोध में भी एक व्यंग्य को थोड़ा सा मैंने लिया था। व्यंग्य जो है, व्यंग्यकार वास्तव में एक किसी अंग्रेज राइटर ने ये कहा है व्यंग्य के बारे में, व्यंग्यकार के बारे में, कि व्यंग्यकार जो है वो उस जमादार की तरह से है। जैसे जमादार का काम जो है तो वो साफ सफाई करना होता है, वैसे ही एक व्यंग्यकार का कार्य जो है वो समाज की गंदगी को सुधारना होता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो व्यंग्य को विधा के रूप में अवश्य महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए, क्योंकि वो समाज की गंदगी को देखता है और प्रत्यक्ष रूप से प्रहार नहीं करता है। वो बिहाइंड द बुश होकर वो चिड़िया को मारता है जैसे शिकारी, वैसे ही वो पीछे रहकर अप्रत्यक्ष रूप से समाज की गंदगी और उसकी बुराइयों को उस पर कटाक्ष करता है और समाज को सचेत करता है कि वास्तव में ये समाज में गंदगी फैली है, तो इसको मिटाना होगा समाज से। तो एक व्यंग्यकार का कार्य जो है, कर्तव्य जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। और व्यंग्य को साहित्य में एक स्वतंत्र विधा के रूप में स्थान मिलना ही चाहिए। ठीक बात है। एक विचारणीय बात यह है कि छायावाद के बाद के समय में छंदबद्ध कविताओं की कमी तो हो ही गई है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जो काव्यम रसात्मकम है, रस का खत्म हो जाना कविता को गद्य बना देता है। जी हाँ बिल्कुल। आपका क्या विचार है कि छायावाद की कुछ प्रवृत्तियों को रिटेन कर लेना चाहिए था, उन्हें शामिल करना चाहिए था आगे के समय में? नहीं, मुझे लगता है कि कविताओं में तो लयात्मकता तो होनी ही चाहिए। अगर वो लयात्मकता खत्म हो जाएगी कविताओं में तो निश्चित रूप से कविता जो है वो कविता न रहकर गद्य बन जाएगी, जैसा आपने भी कहा है। तो लयात्मकता का होना तो अनिवार्य ही है, वो होना चाहिए और हमें इसको लौटना ही चाहिए। लेकिन एकदम से हम नियम में बंद कर कि इतनी मात्राएं होनी चाहिए इस पंक्ति में, वो मैं मानता हूँ कि छंद के जो बंद हैं उनको खोल देना चाहिए, उनसे मुक्त होना जी, उनसे मुक्त होना चाहिए, लेकिन काव्य का रस खत्म न होने पाए, रस न हो, उसमें लयात्मकता बनी रहे।
संगीतात्मकता बनी रहे, तभी वो काव्य जो काव्य है, अन्यथा वो तो फिर गद्य की श्रेणी में आ जाएगा। एक समस्या सामने रखी जाती है कि दक्षिण भारत के जो साहित्यकार हैं वो जी हिंदी हाँ। में बहुत कुछ लिख रहे हैं अनुवाद के द्वारा, जी जी अनुवाद के जी। माध्यम से, जी लेकिन हाँ। नॉर्थ इंडिया के जो साहित्यकार हैं वो अनुवाद के प्रति ज्यादा प्रेरित नहीं होते। इसका क्या रीजन नहीं, है? उनको होना चाहिए वैसे, क्योंकि इससे क्या होता है कि साहित्य जो है, एक जगह का साहित्य दूसरी जगह में पढ़ा जाएगा, और वहाँ की जो खूबियां हैं, वहाँ के साहित्य की जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं से यहाँ के दूसरे लोग, जो दूसरे प्रांत के लोग हैं, वो लाभान्वित होंगे। तो निश्चित रूप से साहित्यकारों को अनुवाद का कार्य करना ही चाहिए। चाहे वो, मैं ये सोचती हूँ कि अंग्रेजी में भी कुछ ऐसी किताबें हैं जिनका अनुवाद हिंदी में होना चाहिए, ताकि जो हिंदी भाषी जो लोग हैं, जो पाठक हैं, वे इससे लाभान्वित हुए, अंग्रेजी साहित्य से भी। तो इस कार्य में इस और साहित्यकारों को प्रवृत्त होना ही चाहिए। ठीक बात है। डिजिटल ईरा में जैसे इतने सारे माध्यम खुल गए हैं, जी हाँ, साहित्य का प्रकाशन विभिन्न प्रकार से लेखक लोग कर रहे हैं, आप क्या लगता है इसमें साहित्य का भविष्य उज्जवल होगा या गड्डम गड्ढ होगा? नहीं, उज्जवल तो होना ही चाहिए, क्योंकि आजकल युग भी डिजिटल का ही है। अन्यथा मेरी जहां तक मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं तो सोचती हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपनी लाइब्रेरी में किताब जो है वो स्थूल रूप से वहां रहे, लाइब्रेरी में उसका हाँ। एक पुस्तकालय का एक अंग बनकर रहे हमेशा के लिए, कि जब मैं चाहूं कि ये पृष्ठ में ये पढ़ा, ये इस जगह में मैंने ये चीज पढ़ी है, तो मैं पुनः उसको पलट के देख लूं। तो मेरी तो अपनी व्यक्तिगत राय यही है कि अल्टीमेटली पाठकों को, किसी को भी जो साहित्य प्रेमी है, उसको पुस्तकें जो है वो डिजिटल पढ़े, लेकिन उनको फिर खरीदे भी, वो अपने लाइब्रेरी का एक अंग बनाए, ताकि जीवित रहे लाइब्रेरी किसी रूप में, पुस्तकें जो है वो जीवित रहें। पुस्तकों की बिक्री बढ़ाने के लिए या पाठकों को आकर्षित करने के लिए आपको क्या लगता है कि प्रयास लेखक का ही होना चाहिए या प्रकाशक का या दोनों का? नहीं, इसमें तो प्रकाशक का भी मुख्य हाथ है। लेखक तो बेचारा वैसे भी निरी होता है, वो तो प्रकाशक के पास जाता है अल्टीमेटली, ये प्रकाशन के लिए कि आप पुस्तकें प्रकाशित कीजिए। तो प्रकाशक को भी प्रोत्साहित करना चाहिए लेखकों को प्रकाशन की, ये लिखने की ओर, कि वो प्रकाशित करें अपनी अधिक से अधिक पुस्तकें। तो इसमें महत्वपूर्ण कार्य जो है वो प्रकाशक का भी है, प्लस पाठकों का भी। अगर डिमांड होगी, मांग आएगी किसी पुस्तक की, तो निश्चित रूप से फिर वो उतनी पुस्तकों की प्रतियां प्रकाशित भी होंगी। तो पाठकों का भी कर्तव्य है कि वो इस दिशा में कार्य करें जी। और इसी कारण समय समय पर पुस्तक मेला भी लगता है, और पाठक वहां इकट्ठे भी होते हैं, वहां से पुस्तकें खरीदी भी जाती हैं। तो इस प्रकार के अगर आयोजन होते रहे हर जगह में, तो मेरे समझ से पुस्तकों की बिक्री अच्छी भी होगी और वो पाठकों तक उपलब्ध भी हो सकेंगी। जी। अब साहित्यिक बातों के से हट के जरा जानना चाहूंगा कि आपकी और अभिरुचियां क्या हैं? घूमना फिरना, पढ़ाई लिखाई, क्या क्या? हाँ, घूमना लिखना तो है। मैं नॉवल भी पढ़ती हूँ, और हिंदी के, अंग्रेजी के, और घूमना फिरना तो है ही। संगीत का शौक मुझे है। और और खेलने का शौक है। क्या, कौन सा खेल खेलते हैं? ये अब आजकल तो सब चीज डिजिटल चल गई है, तो डिजिटल डिजिटल गेम्स खेलती हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो आपने अनुभव के आधार पर, आपने विद्यार्थी पक्ष भी देखा है, आपने लेखक पक्ष भी देखा, आपने शोध पक्ष भी देखा, तो इन सारी चीजों का अनुभव होते हैं। आप क्या सलाह देना चाहेंगे अपने कनिष्ठ या उदीयमान जो लेखक हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश दूंगी कि आप जो कुछ भी लिखें, ईमानदारी के साथ लिखें, क्योंकि ईमानदारी अगर लेखन में नहीं होगी तो वो लेखन स्वाभाविक नहीं होगा। ठीक बात। तो ईमानदारी के साथ
अपनी भावनाओं को वो अभिव्यक्त करे साहित्य के माध्यम से, तो वही साहित्य जो है वो कालजयी होगा। और मैं समझती हूँ कि यही बात मैं ये प्रेमचंद के बारे में भी कहूँ कि उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ सभी कुछ जो जो कुछ भी लिखा, उन्होंने कहानियां लिखी अपने आसपास के जीवन को देखते हुए, जो कुछ भी उन्होंने वर्णन किया है, तो इसी कारण उनकी आज भी कहानियां मुझे तो प्रासंगिक लगती है। दूसरे रूप में भी देखा जाए तो वही परिस्थितियां आज भी बनी हुई हैं। तो ईमानदारी के साथ लेखन अगर लेखक करता है तो उसका लेखन कालजयी ही होगा। बहुत सही। आपके साथ जो इंटरेक्शन हुआ विभिन्न विषयों पर, और आपकी जो उत्तर रहे या जो सलाहें आपने दी, सुझाव दिए, वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि लेखकों को इस साक्षात्कार के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होगा वो महत्वपूर्ण होगा। मैं आपको कार्यक्रम के अंत में बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, और अनुसार मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम समय में थोड़ा सा समय हमारे लिए निकाला और हमारे साथ साक्षात्कार में भाग लिया। ये साक्षात्कार YouTube पर रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा, आपको लिंक हम भेजेंगे, तो आप देखिएगा कि उसमें क्या हो कर सकते हैं। और साथ में हम ये कामना करते हैं कि ऐसे ही किसी अवसर पर आप अनुसार मंच को पालने पोसने में बिल्कुल बिल्कुल, मेरा पूर्ण सहयोग होगा डॉक्टर साहब, मेरा पूर्ण धन्यवाद। सहयोग होगा। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।